तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय की परतें खोलेंगे जो बेहद संवेदनशील है, 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे। देखिए, घटना कितनी कॉम्प्लेक्स और बंटी हुई थी ये हम सब जानते हैं, लेकिन हमारा फोकस आज क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑन रिकॉर्ड फैक्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स और अदालती दस्तावेज। कोई हवाई बातें नहीं, सीधा सच। इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, आखिर हुआ क्या था, यानी टाइमलाइन। दूसरा, हार्ड फैक्ट्स क्या कहते हैं। तीसरा, सड़क पर दंगे करने वाले कौन थे। और चौथा, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन थे, साजिश की क्या थ्योरीज हैं। बस इन 4 पिलर्स पर हमारी आज की जांच टिकी होगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से। क्या हुआ? चलिए जमीनी हकीकत और घटनाओं के टाइमलाइन को एकदम साफ साफ समझते हैं। अब जरा इस सिलसिले को देखिए। बैकग्राउंड में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और NRC को लेकर प्रोटेस्ट चल ही रहे थे। फिर आती है 23 फरवरी 2020। जाफराबाद और मौजपुर के पास शुरुआती झड़पें होती हैं और देखते ही देखते अगले 48 घंटों में ये एक भयंकर रूप ले लेती हैं। 24 और 25 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा ऐसे फैली जैसे जंगल की आग। हालात इतने बेकाबू हो गए कि 26 फरवरी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को खुद दौरा करना पड़ा और तब जाकर पुलिस के फ्लैग मार्च शुरू हुए। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इसका कॉन्टेक्स्ट। देखिए, सिट इन प्रदर्शनों की वजह से माहौल में पहले से ही बहुत टेंशन थी। लोग धरने पर बैठे थे, लेकिन एक चिंगारी का काम किया एक लोकल पॉलिटिशियन के उस अल्टीमेटम ने, जिसमें सड़कों को खाली करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया था। बस यहीं से मानो एक फ्लैश पॉइंट क्रिएट हुआ और अचानक से सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और इसका असर कहाँ हुआ? शिव विहार, मुस्तफाबाद, भजनपुरा, गोकलपुरी, ये सारे मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले इलाके पूरी तरह से इस हिंसा की चपेट में आ गए। सोचिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त बिल्कुल बेबस नजर आ रहा था और आम लोग वो तो अपने ही घरों में बुरी तरह फंस कर रह गए थे। जमीन पर जो हुआ वो तो हमने देखा, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरे पिलर पर। क्या फैक्ट्स थे, मतलब हार्ड डेटा और सबूत क्या कहते हैं। यहां हम किसी अफवाह पर नहीं, सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर बात करेंगे। सबसे दर्दनाक और अहम पॉइंट, इंसानी जानों का नुकसान। 53, जी हां, 53 लोगों की जान गई, ये ऑफिशियल आंकड़ा है। और इसमें कौन लोग थे? इसमें दोनों कम्युनिटीज के आम नागरिक तो थे ही, साथ ही ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर अंकित शर्मा को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, सैकड़ों और लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त हॉस्पिटल्स का क्या हाल होगा। मेडिकल फैसिलिटीज कम पड़ गई थीं। हालात इतने खराब थे कि मुस्तफाबाद के ईदगाह जैसे इलाकों में रातों रात बड़े बड़े इमरजेंसी रिलीफ कैंप लगाने पड़े ताकि घायलों का इलाज हो सके। अगर हम कानूनी कार्रवाई के स्केल की बात करें तो वो भी बहुत विशाल है। दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली 690 यानी करीब 700 FIRs दर्ज की। इससे आप समझ सकते हैं कि तबाही का दायरा कितना बड़ा था। और बर्बादी का पैमाना तो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। फोरेंसिक रिपोर्ट्स क्या कंफर्म करती हैं? यही कि वहां गोलियां चलीं, पेट्रोल बम फेंके गए, एसिड का इस्तेमाल हुआ, घर, दुकानें, 4 मस्जिदें पूरी तरह राख कर दी गईं। एक ही पार्किंग लॉट में 170 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गईं। इसका नतीजा क्या हुआ? शिव विहार जैसे इलाकों में जो लोग 15-15 साल से रह रहे थे ना, उन्हें हमेशा के लिए अपना ही घर छोड़कर भागना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि ये सब किया किसने? ये हमारा तीसरा पिलर है। वो दंगाई, वो भीड़ कौन थी जो सड़कों पर उतरी हुई थी? चलिए इसे लीगल डॉक्यूमेंट्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए डीकोड करते हैं। देखिए, ग्राउंड पर 2 बिल्कुल अलग चीजें हो रही थीं। एक तरफ तो इंसानियत की मिसालें देखने को मिल रही थीं, जहां पड़ोसी एक दूसरे की जान बचा रहे थे, धार्मिक स्थलों के बाहर पहरा दे रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चश्मदीदों ने बार बार एक ही बात कही कि बाहर से आई हुई एक अज्ञात भीड़, जिनके हाथों में हथियार थे और जुबान पर धार्मिक नारे, वो इलाकों में घुसे और उन्होंने जानबूझकर यह हिंसा भड़काई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो 2200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। हत्या, आगजनी, दंगे भड़काने के आरोप में बहुत ही भारी भरकम चार्जशीट्स फाइल हुई और इनमें सबसे अहम है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की FIR 59/2020। इस चार्जशीट का सीधा दावा है कि ये कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। इस पूरे मामले में प्रशासन के रोल पर भी तीखे सवाल उठे।
आपको बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट को आधी रात को इमरजेंसी हियरिंग करनी पड़ी थी और उस वक्त कोर्ट ने पुलिस की शुरुआती नाकामी पर बहुत गहरी निराशा जताई। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जब शहर जल रहा था तब पुलिस मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती थी और उन्होंने तुरंत एक्शन लेने का ऑर्डर दिया। चलिए अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे मुश्किल और विवादित हिस्से पर आते हैं। किसने करवाए? आखिर इस पूरे केस के मास्टरमाइंड कौन थे? इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या थी? अब यहां आकर नैरेटिव दो हिस्सों में बंट जाता है और हमें दोनों को निष्पक्ष होकर देखना है। एक तरफ है दिल्ली पुलिस की थ्योरी। उनका कहना है कि ये एक बहुत बड़ी पहले से प्लान की गई साजिश थी जिसे सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों, कुछ छात्र नेताओं और एक्टिविस्ट ने मिलकर रचा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बचाव पक्ष है और जो मानवाधिकार संगठन है, उनका दावा बिल्कुल अलग है। उनका आरोप है कि असली वजह तो वो भड़काऊ भाषण यानी हेट स्पीच थे जो लोकल नेताओं ने दिए और पुलिस की एक तरफा जांच ने मामले को और उलझा दिया। पुलिस के इस नैरेटिव को तब थोड़ा वजन मिला जब अदालतों में सुनवाई शुरू हुई। जैसे कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अपने एक ऑब्जर्वेशन में बहुत क्लियरली कहा कि जिस तरह से भीड़ का कोऑर्डिनेशन था वो साफ दिखाता है कि ये शहर की कानून व्यवस्था बिगाड़ने और सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त करने की एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा पहलू भी है। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की बहुत कड़ी आलोचना भी हुई है। जो इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां थीं, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद फोर्स भेजने में इतनी देरी क्यों हुई? जिन नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए उन पर तुरंत एफआईआर क्यों नहीं हुई? और क्या ये गिरफ्तारियां सच में एक तरफा थीं? ये सवाल आज भी खड़े हैं। तो अब इन सब बातों को जानने के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। आज इतने सालों बाद भी जब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग कानूनी दावे हैं और वो परिवार हैं जो आज तक विस्थापित हैं, क्या हम कभी एक सुर में ये जान पाएंगे कि 2020 के दंगों का असली मास्टरमाइंड कौन था? एक ऐसा शहर जो आज भी इतने गहरे जख्म लिए हुए है, उसे मुकम्मल इंसाफ के लिए और कितना इंतजार करना होगा? सोचने वाली बात है ना?